मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। इजराइल ईरान तनाव, लाल सागर में बढ़ते हमले, सीरिया में अस्थिरता और खाली देशों में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के बीच अब अमेरिका ने इराक से अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। 30 सितंबर 2026 तक इराक से अमेरिकी सेना की वापसी पूरी हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह अमेरिका की कमजोरी है, किसी बड़े सैन्य खेल की शुरुआत है? 2021 में अफगानिस्तान से वापसी के बाद अब इराक से भी अमेरिकी सैनिकों का जाना दुनिया की राजनीति में एक बड़ा मोड़ जाना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इराक के प्रधानमंत्री अली अल जहदी की संयुक्त घोषणा के बाद ये साफ हो गया कि वॉशिंगटन अब अपनी रणनीति बदल रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और इराक के रिश्ते अब सैन्य नहीं बल्कि व्यापार और अर्थव्यवस्था पर आधारित होंगे। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और कहानी बयां करती है। एक तरफ अमेरिका इराक छोड़ने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसने हाल के महीनों में मिडिल ईस्ट में करीब 10,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पूरे पश्चिम एशिया में इस वक्त 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। कुवैत में अमेरिका का सबसे बड़ा जमीनी लॉजिस्टिक सेंटर है। 13,500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। कतर के अल उदीद एयरबेस पर 11,000 सैनिक मौजूद हैं। 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान मौजूद हैं। बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट का मुख्यालय मौजूद है। 9,000 से ज्यादा नौसैनिक तैनात हैं। जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब और सीरिया में भी हजारों अमेरिकी सैनिक सक्रिय हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट छोड़ रहा है तो फिर इतनी बड़ी सैन्य मौजूदगी क्यों बनाए हुए है? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका युद्ध का मैदान नहीं छोड़ रहा बल्कि युद्ध लड़ने का तरीका बदल रहा है। अफगानिस्तान और इराक में 2 दशक तक चले अभियानों ने अमेरिका को हजारों सैनिकों और खरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया है। अब वॉशिंगटन कम सैनिकों, ज्यादा तकनीक और तेज सैन्य प्रतिक्रिया वाली रणनीति पर काम कर रहा है। इस नई नीति के तहत अमेरिका स्थायी रूप से बड़ी संख्या में सैनिक रखने के बजाय कतर, कुवैत और बहरीन जैसे सुरक्षित ठिकानों का इस्तेमाल करेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर, ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलें और खुफिया नेटवर्क के जरिए पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जाएगी। यानी सैनिक कम होंगे लेकिन मारक क्षमता पहले से कहीं ज्यादा होगी। इराक से वापसी के पीछे कई कारण हैं। इराकी संसद और जनता लंबे समय से विदेशी नौसैनिकों की वापसी की मांग कर रहे हैं। वहीं ईरान समर्थित शिया मिलिशिया लगातार अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और रॉकेट हमले कर रहे थे। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने इराक को एक तरह से प्रॉक्सी वॉर का मैदान बना दिया था। इराकी प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने यह भरोसा भी दिलाया है कि अमेरिकी सेना के जाने के बाद देश में मौजूद हथियारबंद मिलिशिया को कंट्रोल किया जाएगा और सिर्फ सरकारी सुरक्षा बलों के पास ही हथियार रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इराक वास्तव में इन शक्तिशाली गुटों को काबू कर पाएगा? इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे अहम बात यह है कि मिडिल ईस्ट में तनाव कम नहीं हुआ है बल्कि कई मोर्चों पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इजरायल के साथ उसका टकराव, सीरिया की अस्थिरता और खाड़ी क्षेत्र की समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा आज भी अमेरिका की प्राथमिकता बने हुए है। दूसरी तरफ चीन भी इस क्षेत्र में अपनी आर्थिक पकड़ मजबूत कर रहा है। ऐसे में अमेरिका किसी भी कीमत पर पश्चिम एशिया को पूरी तरह छोड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। यही वजह है कि वह अपनी सैन्य मौजूदगी को खत्म नहीं बल्कि पुनर्गठित कर रहा है। कुल मिलाकर इराक से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को मिडिल ईस्ट से अमेरिका की विदाई समझना बड़ी भूल होगी। यह दरअसल एक नई सैन्य रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका अब जमीन पर कम दिखाई देगा लेकिन आसमान, समुद्र और तकनीक के जरिए उसकी पकड़ पहले जितनी ही मजबूत रहेगी। मिडिल ईस्ट में जंग की आहट एक बार फिर सुनाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार अमेरिका बंदूक लेकर मैदान में खड़ा नहीं दिखेगा बल्कि हजारों किलोमीटर दूर बैठकर ड्रोन, मिसाइलों और अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के जरिए पूरी बाजी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। सवाल अब ये नहीं है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट छोड़ रहा है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़ी संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। क्या ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अपने ही देश के खिलाफ सबसे बड़े गुप्त ऑपरेशन का हिस्सा बनने वाले थे? क्या इसराइल ने सत्ता परिवर्तन के लिए अपने सबसे पुराने दुश्मन को ही मोहरा बनाने की कोशिश की? और क्या एक कथित सीक्रेट मिशन आखिरी वक्त पर बेनकाब हो गया? इन सवालों ने पूरी दुनिया के खुफिया एजेंसियों के बीच एक नई बहस छिड़ दी। इसके पीछे अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने
ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद को कथित तौर पर सत्ता परिवर्तन की योजना में शामिल करने की कोशिश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक यह कथित ऑपरेशन अचानक नहीं शुरू हुआ था। दावा है कि इसकी शुरुआत साल 2022 के आसपास हुई, जब महमूद अहमदीनेजाद और ईरान की मौजूदा सत्ता के बीच मतभेद सार्वजनिक रूप से सामने आने लगे। पहले जानेंगे कि कैसे आखिर ईरान को तोड़ने की साजिश हुई। लेकिन ईरान के पूर्व राष्ट्रपति जब ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के कार्यक्रम में सबके सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया। चेहरे के हाव भाव से बिल्कुल भी नहीं लगा कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति के साथ कुछ ऐसा हुआ हो या फिर उन पर जो आरोप लगे हैं कुछ उस तरीके की चीज पाई गई। क्योंकि जिस ईरानी नेता पर देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोप मढ़कर उसे अंदर से तोड़ने की कोशिश थी, ईरान ने एक कार्यक्रम में उसे सबके सामने लाकर जवाब दे दिया। पहले समझिए आखिर क्या थी वो रिपोर्ट। दरअसल रिपोर्ट में दावा किया गया कि राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद अहमदीनेजाद कई बार दोबारा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ईरान की गार्जियन काउंसिल ने उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी और यहीं से कथित तौर पर इसराइल की दिलचस्पी बढ़ी और उसने अहमदीनेजाद को संभावित राजनीतिक विकल्प के रूप में देखना शुरू किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अहमदीनेजाद इस दौरान अपनी सार्वजनिक छवि भी बदलना शुरू कर देते हैं। रिपोर्ट इतना तक दावा करती है कि उन्होंने अपने पहनावे, बोलने के अंदाज और सार्वजनिक व्यक्तित्व में बदलाव किया। उन्होंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया और अपनी इमेज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य बनाने की कोशिश की, लेकिन इन सवालों पर ईरान ने कोई जवाब नहीं दिया। अब रिपोर्ट ने यह तक कह दिया कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में कथित तौर पर अहमदीनेजाद की मुलाकात इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद के अधिकारियों से हुई। इसके बाद उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर सत्ता परिवर्तन की संभावित रणनीति पर चर्चा हुई। योजना यह थी कि ईरान के भीतर राजनीतिक हालात बदलने की स्थिति में अहमदीनेजाद को एक वैकल्पिक नेतृत्व के तौर पर आगे लाया जाए, लेकिन इस पूरे दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। रिपोर्ट में एक और सनसनीखेज दावा किया गया। बताया कि तेहरान में हुए कुछ हमले के दौरान अहमदीनेजाद को कथित तौर पर मोसाद के नेटवर्क ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि इस दावे के समर्थन में कोई सार्वजनिक सबूत जारी नहीं किए गए। बाद में अहमदीनेजाद सार्वजनिक रूप से फिर दिखाई दिए, जिसके बाद तरह तरह की अटकलें लगनी शुरू हुई। इसराइल के भीतर ही कुछ अधिकारियों ने इस कथित ऑपरेशन पर आपत्ति जताई और फिर इन्हीं अंदरूनी मतभेदों के चलते इस पूरी योजना की जानकारी बाहर आने लगी। इसके बाद ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने कथित तौर पर अहमदीनेजाद की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। कुछ मीडिया रिपोर्ट में नजरबंदी की बात कही गई, लेकिन इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। और अब जब ईरान में वो खुद सार्वजनिक रूप से सामने आ गए और मुस्कुराते हुए नजर आए तो ये सारे सवाल बंद हो गए। अब सवाल है कि क्या इन खबरों में कोई दम था या फिर इन्हें जानबूझकर प्लांट किया गया ताकि ईरान को अंदर से तोड़ा जा सके।